हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सारे? तो अचानक तुम सोच रहे होंगे मैं कैसे आ गया पॉडकास्ट सीखना था विवेक भैया के साथ। तो पॉडकास्ट आ गई है, चिंता मत करो, ठीक है। मैं जस्ट इंट्रो के लिए बता रहा हूँ। विवेक दुबे हैं, वो फाउंडर है qubit.ai के, ठीक है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी हुई है, गूगल में जॉब करी हुई है, इन्फोसिस में जॉब करी हुई है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करें हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि फाउंडर्स की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम डूइंग अ जॉब जिसमें तुम्हारी रेगुलर पेमेंट आती है, ठीक है। एंड भाई इनकी बहुत क्रेजी स्टोरी है। एंड जब तक हो सकता है ये पॉडकास्ट लाइव हो जाए तब तक इनका जो स्टार्टअप का आइडिया है वो फट जाए न्यूज़ वगैरह में, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, बहुत तुम्हें मोटिवेशन फील होगा, ठीक है। इसको सुनने के बाद है बहुत अच्छी बातें पता लगी हैं, ठीक है, जो मुझे भी नहीं पता थी कुछ कुछ। तो ये सब है, ठीक है। तो तुम पूरा देखना पॉडकास्ट, लाइक कमेंट कर देना, एंड कमेंट में बताना कि भाई क्या क्या लर्निंग्स रही, ठीक है। तो ये है, तो पूरा देखो आप। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं विवेक दुबे जी। तो ही इज़ एक्स इन्फोसिस, एक्स माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्स गूगल। नाउ अब ये अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, ठीक है। इनका एक स्टार्टअप है क्यूरबिट करके। एंड हम इनकी जर्नी से जानेंगे कि इनका वो, क्योंकि ये यूआई यूएक्स फील्ड से हैं। हम जितना भी अभी तक हमने पॉडकास्ट करे हैं सब टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन कुछ कुछ बंदे होते हैं कि भाई हमें यूएक्स फील्ड में ज़्यादा ज़्यादा जाना है। क्योंकि जैसे मेरा भी था, मैं फर्स्ट ईयर में यूआई यूएक्स में बहुत ज़्यादा था। मैं हम जानेंगे कि यूआई यूएक्स में कैसे घुस सकते हैं, इनका कॉलेज बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। जो क्योंकि एसडी वाली जॉब का ना सब लोग बताते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है, लेकिन यूआई यूएक्स वाली फील्ड को कोई नहीं कवर करता। तो इस वाले पॉडकास्ट से हम जानेंगे कि ये यूआई यूएक्स फील्ड के पूरे उसके बारे में, साथ में क्या क्या इनकी गलतियां रहीं, क्योंकि हर किसी के करियर में कोई कोई हम मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमें सीखना चाहिए, ठीक है। एंड अब उनके स्टार्टअप के बारे में देखेंगे, क्योंकि अब ये गूगल में जॉब नहीं करते, इन्होंने चले गए वहाँ से, एंड उन्होंने खुद का एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सब जानेंगे कि एज अ फाउंडर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। थैंक यू सो मच कार्तिक, मुझे इनवाइट करने के लिए और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। हमारी जैसे ऑडियंस होगी, आपको पहली बार देख रही होगी, तो उनके लिए आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello everybody, I am Vivek. Right now I'm the founder of Curvit AI. It's an AI app store, but before this, as Karthik already mentioned, I used to work at Google, before that Microsoft, before that Infosys. इसके बीच में मेरा एक और पहला startup था which failed. My educational background is bachelor's in design in industrial design, और professionally corporate में मेरे सारे job roles has been a UX designer. So that is all about me. थोड़ा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए। जैसे अभी आप एक स्टार्टअप कर रहे हो, तो क्या आइडिया है, कैसे वो दिमाग में आया वो आइडिया, क्या Hmm. चीज़ वो करता है, एंड वो कैसे हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्ड रहता है इम्पैक्ट, वो Yeah. हर जगह बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा टारगेट होता है, एंड वो मानता भी हूँ क्योंकि हमें जब काम करना चाहिए वो इम्पैक्ट होना चाहिए उसके अंदर। Sure. So, Curvit AI started as an AI app store. आइडिया काफ़ी ज़्यादा हम्म, सिंपल था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ केओस इन द मार्केट। एआई की इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हर इंसान फोमो में है कि एआई से क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हर दिन इतने सारे टूल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स ट्रेंडिंग है, लिंक्डइन पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, हर दिन एक नए टूल के बारे में सुनने मिलता है। लोग उसे सेव कर लेते हैं कि इस टूल को शायद हम बाद में यूज़ करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, बट व्हेन यू आर एक्चुअली इन नीड यू कांट फाइंड इट। तो काफ़ी क्लियर था कि एआई का जो केओस है, वी नीड टू रेगुलेट इट इन सम वे। एंड देन वी थॉट ऑफ कि क्यों ना एक एआई ऐप स्टोर बनाए जहाँ पे क्रेडिबिलिटी वाइज हम चीज़ों को सॉर्ट ऑफ रेट कर सकें और क्यूरेट कर सकें कि लोगों को जब भी कोई चीज़ चाहिए तो वो आके वहाँ पे चीज़ें ढूंढ सकें, और वहाँ ज़्यादा ट्रायल एंड एरर नहीं हो। अगर तुम्हारा कोई एक यूज़ केस है कि वी वांट द बेस्ट वीडियो जनरेशन मॉडल और द बेस्ट पीपीटी जनरेटर और एनीथिंग लाइक दैट, आप देख सकते हो कि कौन-कौन सा क्रिएटर इसे प्रमोट करता है, कितने लोगों ने इसे पसंद किया है, लाइक किया है और जो भी चीज़ें हैं, तो उससे क्रेडिबिलिटी लेयर बनेगी। तो लोगों का कॉन्फिडेंट और ईज़ी डिसीजन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ट्राइंग 1000 टूल्स एंड देन नॉट अराइविंग एट एनीथिंग। So it started as a AI app store, the most simplest problem with which masses can relate to. तो काफ़ी resonating problem लगा। इनिशियली हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक और ट्रैक्शन मिल गया था वेबसाइट पे। But we have a bigger picture, a bigger mission in mind. What we want to do is we want to reduce the gap between intent and execution in the AI era. So everybody is moving with intent. जो हमारा टेक है और जो भी चीज़ें बीच में हुआ करती थी वो सारी कमोडिटाइज हो चुकी हैं। व्हाट दैट मीन्स इज कि एनीबडी कैन मेक एनीथिंग, और कोई भी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, बट इतने सारे जो ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज आ रही हैं उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं कि मुझे अगर कोई सिंपलेस्ट टास्क भी करना है, जैसे मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक कराउजल क्रिएट करना है या फिर एक एआई एवटार रील बनानी है, कुछ भी बनानी है, हमें पता है कि वो पॉसिबल है, हमें पता है वरुण माया वो करता है और बहुत सारे दूसरे क्रिएटर्स भी वो करते हैं।
बट हमें वो कैसे करना है हमें नहीं पता. अ सिंपल गूगल सर्च और सिंपल जीपीटी क्वेश्चन विल नॉट आंसर दैट फॉर यू. सो इन द लॉन्ग रन, बिकॉज़ ये चीज़ें इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही हैं, कुछ चीज़ें हमें पता है कि कुछ यूआईज़ रेलेवेंट भी नहीं होंगे नियर फ्यूचर. काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्टली एजेंट्स के थ्रू की जाएँगी. उसके बाद कंप्यूट यूज़ आ चुका है, ओपन क्लो आ चुका है, तो पूरा जो डायनामिक है अपना डिजिटल इकोसिस्टम का वो चेंज हो रहा है. तो उसमें हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड रिड्यूस द गैप बिटवीन जो आपने सोचा है, जो आपका इंटेंट है, और कितने फास्ट उसको आपको एग्जीक्यूट करना है. सो उसके बीच का जो गैप है वो कम करेगा या खत्म करेगा कोविड. दैट इज आवर मिशन. सो इट स्टार्टेड एज एन एआई ऐप स्टोर, बट इट इज इवॉल्विंग इनटू समथिंग वे बिगर. जो भी नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं एआई वर्ल्ड में, वी विल सॉल्व दैट फॉर यू. आप टेक फ्रेंडली हो या नॉन टेक savvy हो या जो भी हो आप, you will find your solutions and all the things directly on COVID. बहुत सही, मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि आजकल कैसा हो रहा है, हर रोज़ नए एआई टूल बन रहे हैं, और जैसे क्लॉड आया है या जीपीटी मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, तो हर कोई अपना मतलब मॉडल बनाने को तैयार है, हर उसमें रैपर बनाया जा रहा है, एंड बहुत ज़्यादा ना मतलब फ्लरिश हो गया है मार्केट की कौन किस यूसेज के लिए किस एआई टूल को हमें यूज़ करना है। कितनी बड़ी टीम है आपकी, क्या मतलब क्या क्या चीज़ें करते हो? टीम हमने काफ़ी लीन रखी है क्योंकि ये एआई एरा है, तो हमारे काफ़ी सारे सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉइज़ एआई एजेंट्स एंड एआई थिंग्स हैं. बट हमारी टीम में अभी 3 को-फाउंडर्स हैं एंड ओकेजनल इंटर्न्स हैं. इंटर्न्स की कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम हायर करते हैं, बट देयर आर आल्सो 1 और 2 इंटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 और 7 मंथ्स, जिसमें से कंसिस्टेंटली वी डिड नॉट हैव एनी इंटर्न. सो फुल टाइम एम्प्लॉइज़ में वी हैड 3 को-फाउंडर्स एंड 1 मोर फाउंडिंग टीम मेंबर इज़ जॉइनिंग द टीम. So in total, we are 4 full-time employees of the company. ये यार हमने तो काफी कॉस्ट कटिंग तो करी थी। ये तो है। सर आप फुल टाइम जॉब कर रहे थे, ठीक है, एंड नाउ यू आर डूइंग अ स्टार्टअप। जैसे फुल टाइम जॉब में क्या होता है, कभी कभार तुम्हें सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, तुम्हें कोई फेस्टिवल होता है उसकी छुट्टी मिलती है। फाउंडिंग में मेरे ख्याल से फाउंडर्स जब तुम बन जाते हो तो तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है, तुम 24/7 अवेलेबल हो, कुछ भी हुआ तो क्या क्या मतलब चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या डिफरेंस रहते हैं? भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, स्पेशली अगर फैंग कंपनी से जंप करके अगर तुम स्टार्टअप कर रहे हो तो एक्सट्रीम ही डिफरेंस आ जाते हैं. लाइक फैंग कंपनी टेक्स प्रीटी गुड केयर ऑफ यू. वहाँ पे तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस और बाकी चीज़ें देने की कोशिश की जाती हैं. ऑफ कोर्स टीम वाइज़ डिफरेंट होता है. आई एम श्योर कि कोई ना कोई फैंग का एम्प्लॉयी आएगा जो कमेंट करेगा कि नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस, मेरी टीम में काम करके देखो. बट ओवरऑल कल्चर वैसा है कि पीपल ट्राई टू गेट यू वर्क लाइफ बैलेंस. फ्री की चीज़ें, फूड, ये वो, वेकेशंस, ट्रिप्स और पता नहीं क्या-क्या, सब कुछ जो भी इमेजिन कर सकते हो सारी चीज़ें मिलती हैं. और वहाँ पे तुम्हारा एक एटलीस्ट नैरोड फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, यू आर accountable for this feature of the for the project. It can be only from the tech side, from the design side, or something else. I being a UX designer, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली हुआ करती थी कि विवेक, दिस इज द प्रोडक्ट, इसका ये फीचर है, इस फीचर का ये डिज़ाइन चाहिए हमें इस हफ्ते में या इस महीने में, डिपेंडिंग ऑन द टाइमलाइन. सो काफ़ी नैरोड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. इनफ स्पेस हुआ करता था इन लाइफ टू डू अदर थिंग्स कि यार वीकेंड पे क्या करेंगे, या फिर थर्सडे इज द न्यू फ्राइडे, तो थोड़ा सा लीनियंट चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है. But in the world where you are trying to make a company from scratch, you are being a founder, चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं. लाइक राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग टू द बिगेस्ट थिंग्स, एवरीथिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यू आर ओनली फोकसिंग ऑन वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और फीचर और ओनली द डिज़ाइन और दिस और दैट. यू हैव टू वेयर टू मेनी हैट्स एंड यू हैव टू बी सॉर्ट ऑफ टू मेनी पर्सनैलिटीज़. कभी आप डिज़ाइनर की तरह एक्ट करते हो, कभी डेवलपर की तरह एक्ट करते हो, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, investor communications, reaching out to users, testing, brand perception, जो चीज़ें पॉसिबल है फॉर अ कंपनी और एनीथिंग, वो आप कॉन्स्टेंटली उस पे काम कर रहे होते हो, आइट्रेट कर रहे होते हो, और फर्स्ट शॉट में कभी कभी भी कोई भी चीज़ काम नहीं करती. तो यू हैव टू कीप आइट्रेटिंग कि ठीक है, मैंने एक चीज़ ट्राई की, उससे ये सीखने मिला, अब नाउ वी हैव टू मूव क्विकली. स्टार्टअप्स में द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज मूव क्विकली. कोई भी फर्स्ट आइडिया या कोई भी फर्स्ट थिंग विल नॉट वर्क आउट. कितने भी लकी हो आप, नहीं होगा. तो जितना जल्दी आप आइट्रेट करते हो, उतना जल्दी आप सबसे अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे, बी इट अ मार्केटिंग सॉल्यूशन, बी इट अ प्रोडक्ट सॉल्यूशन और एनीथिंग एल्स. बट क्योंकि इतना ज़्यादा मूव करना है, you have no bandwidth to do anything else. Even if you're sitting idly, you are not. You are just thinking about कि यार ये लास्ट एक्सपेरिमेंट रन किया था, इससे ये हो गया, अब इससे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, हायरिंग कब कैसे करनी है, इन्वेस्टर्स से कब बात करनी है, हमारे पास रनवे कितना बचा हुआ है, मार्केटिंग में अगर हमारा ये रिस्पॉन्स आया तो वो मेट्रिक्स में क्यों नहीं दिख रहा है, और अगर मेट्रिक्स में ये दिख रहा है तो हम उसे रेवेन्यू तक कैसे लेके जाएंगे. इसके बीच में इतने दूसरे कॉम्पिटेटिव स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इनमें से कौन कौन हमसे ओवरलैप करेगा, और अगर वो ओवरलैप होने वाला है तो हमारा प्रोडक्ट कैसे इवॉल्व होने वाला है.
और बिकॉज जब स्टार्टअप्स अर्ली होते हैं यूजुअली द ग्राफ इज बेस्ड ऑन हाइप ओनली, कि हाइप होती है तो सडनली आपका बहुत सारा ट्रैक्शन ऊपर चला जाता है, बट अगर आपने हाइप मेंटेन नहीं किया, चीजें प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं किया, थोड़े से भी कुछ एरर्स वगैरह आ गए, वो हाइप क्रैश हो जाता है एंड देन यू हैव टू पुश अगेन टू गेट दोज यूजर्स और दैट ट्रैक्शन। सो इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। और सैटरडे संडे जैसी कोई चीज नहीं होती, स्पेशली फॉर द फाउंडर्स। लाइक इफ वी हायर पीपल फॉर फुल टाइम एम्प्लॉइज वंस वी गेट फंडेड, दे माइट हैव सैटरडे संडेज, बट फाउंडर्स के लिए तो नहीं होता है। आई डोंट थिंक एटलीस्ट सीरीज बी के लिए किसी भी फाउंडिंग कंपनी के लिए सैटरडे संडे कोई चीज होती है। अगर जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो ऐसा होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर एक रोल होता है, ठीक है, या तो हम ये वाले फ्रंट एंड करेंगे या बैक एंड करेंगे या डिजाइन करेंगे, एक पर्टिकुलर उसमें बन जाते हैं। बट या ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमें चेंज करना पड़ते हैं रोल्स काफ़ी ज़्यादा, कि अगर हमें डिजाइनर चाहिए तो डिजाइनर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है, सेल्स देखना है तो सेल्स के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। अपने पिछले स्टार्टअप के बारे में अगर कुछ बता पाएं जो आप बताए थे आप फेल हो गया था। So this is immediately after my first job, which was at Infosys. Campus placement हुआ था Infosys में, worked there as a UX designer, lead UX designer for a year and 2 months. After that मेरा हमेशा था कि नहीं यार, स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करने आए हैं दुनिया में, वही करेंगे, ये जॉब वॉब नहीं करेंगे। किस चीज़ का स्टार्टअप करेंगे पता नहीं था, पर ये पता था कि स्टार्टअप करेंगे। तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कोविड के टाइम में रिजाइन कर दिया था कि हमें स्टार्टअप करना है। मैनेजर्स उन लोगों ने बहुत ज़्यादा समझाया था कि देखो भाई, एक तो कोविड का टाइम है, ये है, वो है, बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे तुम जॉब छोड़ना, प्लीज़ मत करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे भाई, हम बिलियनर बनने आए हैं और बनना है और बन जाएँगे। डिल्यूज़न था डेफ़िनेटली कि मुझे नहीं पता प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, बट मुझे पता था कि मैं प्रोडक्ट बनाऊँगा और वो बिलियन डॉलर वैल्यूएशन तक पहुँच जाएगा और मैं ऐसे फुल सक्सेसफुल हो जाऊँगा, जनरेशनल वेल्थ आ जाएगी और वही सारे जिस तरीके से लोग सोचते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम फाउंडर्स ऐसे सोचते हैं। उसके बाद बहुत सही लेवल की मैच्योरिटी आती है, बट मेरे पास नहीं थी वो मैच्योरिटी उस टाइम। स्टुपिडिटी, डिल्यूजन सब कुछ था, बट थैंक गॉड था बिकॉज़ उससे काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो आइडिया नहीं था बट रिज़ाइन कर दिया एंड देन वी स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड ब्लॉब डिज़ाइन, व्हिच वाज़ सॉर्ट ऑफ अ कंसल्टेंसी कि आपको कुछ डिज़ाइन कराना है, डेवलप कराना है, हम आपको करके देंगे। और उससे जो जो भी पैसे वगैरह आते थे, वो यूज़ करके हम इंटर्न्स और रिसोर्सेज़ हायर करते थे टू मेक अ प्रोडक्ट। अभी तक क्लैरिटी नहीं थी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पहले कुछ महीने सिर्फ हमने कंसल्टेंसी सॉर्ट ऑफ चलाया। फिर वी सॉ कि दिस इज़ पोस्ट कोविड एरा, सेकंड या थर्ड वेव आके गया था। And all the local market and the shopkeepers in the local market, they were having the FOMO कि we have to be online. We have seen it twice and thrice कि जब सब बंद हो जाती है पूरी दुनिया तो only online prevails. So just physical presence is not good enough. So we saw that as an opportunity कि somebody will capitalize on this and somebody will seize this opportunity. Why not us? So we talked to the local market. We thought कि सबको ही आना है तो एक combined local market का ऐप बनाते हैं. We started with a simple idea कि अमेज़न के खुद के वेयर हाउसेज़ होते हैं और अमेज़न डिलीवरी के लिए ये चीज़ें लेता है। अगर हम लोकल स्टोर्स बना पाएँ या एटलीस्ट लोकल शॉप से टाई अप कर पाएँ और उनकी इन्वेंट्री का एक तरीके से मॉनिटर कर पाएँ, तो हम उन्हें सॉर्ट ऑफ डार्क स्टोर्स ट्रीट कर सकते हैं और हमारा एल्गोरिथम जल्दी से चीज़ें ढूँढ सकता है लोकल मार्केट में। तो जो चीज़ आप अमेज़न पे ढूँढते हैं और आपको 2 से 3 दिन की डिलीवरी मिलती है, हम आपको आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर वो चीज़ ढूँढ के लाके देंगे लोकल मार्केट से, बिकॉज़ हमारे पास हर इन्वेंट्री की विज़िबिलिटी होगी। और उन सबको भी ऑनलाइन आना है, तो उन सबको भी एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा सारे शॉपकीपर्स को। तो ऐसे ही एक हाइपर लोकल ई-कॉमर्स ऐप का कॉन्सेप्ट था, वी कॉल्ड इट ब्लॉब और वो चलाया हमने। तो ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ईयर्स सॉर्ट ऑफ बूटस्ट्रैप चला, जिसमें हम कंसल्टेंसी से जो भी पैसे आते थे, उसको उसमें डाल के चलाते थे और अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। 3-4 सिटीज़ में वो ऑर्गेनिकली स्प्रेड हुआ था, पुणे बीइंग वन ऑफ देम। और काफ़ी सारे शॉपकीपर्स ऑन बोर्ड हुए थे, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड थे उसपे और चीज़ें ठीक-ठाक चल रही थी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट वी ट्राइड टू रेज़ फंड्स बट वी फेल्ड फॉर अ लॉट ऑफ रीज़न्स। वन द मेजर रीज़न बीइंग कि उस टाइम हम वैनिटी मेट्रिक्स चेज़ कर रहे थे। लाइक वी डिड नॉट केयर मोर अबाउट द रिपीट, द वैल्यू, द टाइम स्पेंट बाय शॉपकीपर्स ऑन द ऐप्स और द यूजर्स ट्राइंग टू सर्च फॉर थिंग्स। वी फोकस्ड मोर ऑन द सुपरफिशियल नंबर्स कि कितने शॉपकीपर्स ने इंस्टॉल किया ऐप या कितनों ने ये किया, वो किया, व्हाटएवर लुक्ड गुड फॉर लिंक्डइन और एनी अदर प्लेस। We try to chase those metrics and not the real ones. वो एक वन ऑफ द मेजर ब्लंडर था। उसके बाद फिर वैल्यू कैसे आगे बढ़ेगी, ये स्केल कैसे होगा, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। सो वी वर टू नाइव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट वाज स्टिल अ लर्निंग एक्सपीरियंस और इन गलतियों की वजह से ही हम सीखे। लाइक मुझे नहीं लगता है कि कोई और तरीका था मेरे लिए कुछ और बिजनेस सीखने का। दिस वाज द बेस्ट एंड द ओनली वे फॉर मी टू लर्न दीज थिंग्स, बट बिकॉज वी वर नॉट रेडी एट दैट टाइम।
और ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी। इन्वेस्टर्स से वी हैड कॉन्वर्सेशंस, वी कुड रीच आउट टू इन्वेस्टर्स एंड दे वर इम्प्रेस्ड विथ व्हाट वी हैड अचीव्ड, बट बिकॉज विजन क्लियर नहीं है, जिस तरीके से हम चीज़ें चेज कर रहे हैं दैट इज नॉट सस्टेनेबल, वी कुडंट रेज फंडिंग। तो वी रन आउट ऑफ द रनवे एंड वी वर लाइक कि यार इनफ मनी बर्न कर दिया है, 2 साल भी हो चुके हैं, it's time to get back into corporate until we can think about the next startup stint. So that's how we closed the shop and everybody moved on to corporate. तो मतलब डार्क साइड भी कह सकते हैं, रियल साइड भी कह सकते हैं, हार्श रियलिटी भी कह सकते हैं फॉर स्टार्टअप। लेकिन आपने ये चीज़ बहुत अच्छी करी कि आपने सिर्फ स्टार्ट कर दिया। आधे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ प्लान करते रह जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो स्टार्ट ही नहीं करते उस चक्कर में। तो ये अच्छा अगर आपने स्टार्ट कर लिया एंड वहाँ से सीख लिया, थोड़ा सा एफर्ट लगा, थोड़ा सा पैसा बर्न हुआ, बट यू गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर। हाँ, आई थिंक नाइस। एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग सिर्फ एनालिसिस पैरालिसिस में ही फंसे रह जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी लर्निंग उतनी फास्ट नहीं होती, उतनी फास्ट आइट्रेट नहीं कर पाते हैं। बट मेरा हमेशा से है कि सोच के तुम जितनी क्लैरिटी ला पाओगे ना, उससे ज़्यादा एग्जीक्यूशन से ला पाओगे। सो कीप एग्जीक्यूटिंग। अगर तुम्हें फिर भी लगता है ना कि ये आइडिया उतना नहीं चलेगा, ब्रिंग इट ऑन पेपर, उसको एग्जीक्यूट करो, देखो कि वो सच में नहीं चल रहा है। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है आइडिया नहीं चलेगा बट वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, और तुम्हें लगता है कि इससे बेटर कोई आइडिया ही नहीं हो सकता, बट 4 यूज़र भी उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो भी है तुम्हारे दिमाग में, यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू द रियलिटी एंड एग्जीक्यूट इट। दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। शार्क टैंक इंडिया है, तो उसकी वजह से स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। बट आपके टाइम पे शार्क टैंक इंडिया नहीं आया था जब आपने स्टार्ट करा था, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि स्टार्टअप करना है, ये सब करना है, हमें ये सब चीज़ें करनी है? मतलब कीड़ा कहाँ से आया ये वाला स्टार्टअप का? राइट। और इंटरेस्टिंगली जब हमने स्टार्टअप किया था, दैट वाज द कोल्डेस्ट वेंचर कैपिटल टाइम इन इंडिया, कि उसमें सडनली ड्रॉप हो गया था और फंडिंग नहीं मिल रही थी उस टाइम लोगों को। बट हम हमारे दिमाग में ये इसलिए था बिकॉज यार बचपन से ही ना वी हैव बीन सोल्ड दीज ड्रीम्स और बाकी चीज़ें कि यार बिल गेट्स एक ड्रॉप आउट था और उसने दुनिया जीत ली ऐसे। जकरबर्ग ने इतने कम एज में एक स्टार्टअप बनाया विच सॉर्ट ऑफ टुक ओवर द वर्ल्ड। फेसबुक ऐसे ही बना था, और ऐसे ही बहुत सारे स्टोरीज बचपन से सुने हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस्ड मी इन वेज। प्लस माय फादर इज आल्सो फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, तो मैं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वैसा था कि यार कितनी कमाल की चीज़ है कि तुम स्ट्रक्चर और बाकी दुनिया की जो चीज़ें हैं उनसे हट के कुछ ट्राई करते हो और कुछ क्रिएट हो जाता है, और वो वैल्यू सिर्फ तुम्हारे लिए क्रिएट नहीं होता है, वो वैल्यू काफ़ी चीज़ों के साथ क्रिएट होता है। इट क्रिएट्स जॉब्स, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़, इट क्रिएट्स न्यू वेज फॉर यू टू पुश थिंग्स फॉरवर्ड। जितने इनोवेशंस और बाकी चीज़ें आती हैं, पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, और तुम एक लेवल पे पहुंच जाते हो, तो उसके बाद यू कैन सपोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन पुश फॉर इनोवेशन इन डिफरेंट एरियाज। नए प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, कन्वीनियंस आता है, पूरी इकोनॉमी में हेल्प होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत, और एंड ऑफ कोर्स द वैनिटी वाज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट, कि अर्ली चाइल्डहुड और टीनेज में आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्ट कि बिल गेट्स और जकरबर्ग, इन सब के पास इतना फेम, मनी और ये सारी चीज़ें हैं। सो वैनिटी आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि यार हमें बिलियनर बनना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, या हमें फाउंडर बनना है। तो वैसे सोच लिया था कि ये जो चीज़ है, अब ज़िद है, ये चाहिए। और वो डिल्यूजन जो वहाँ पे सेट हुआ था, वो कंटिन्यू हुआ मेरे फर्स्ट स्टार्टअप तक। और वहीं पे वन ऑफ द रीजंस कि वी वर चेजिंग द वैनिटी मेट्रिक्स एंड थिंग्स बिकॉज़ वी वांटेड टू बी अ फास्ट बिलियनर्स एंड not actually care more about the value that the product is creating, sort of the reason that we failed. बट उसके बाद से ना, जब फर्स्ट स्टार्टअप फेल हुआ, तो उसके बाद जो मैच्योरिटी हिट हुई, लाइक पहले मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता था कि आई एम द सीईओ ऑफ ब्लॉब, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम अ फाउंडर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। बट उस फेल होने के बाद से आई डोंट केयर अबाउट माई डेजिग्नेशन। Since we started Covet, I have never called myself a CEO or sort of founder or any other thing. वो रिसेंटली इन्वेस्टर से बात करते करते वापस आया है वो कैब में, कि वो पूछते हैं कि इस टीम में कौन क्या करता है, तो आता है कि आई एम द फाउंडर, आई एम डूइंग दिस, और मेरा प्रोडक्ट और सीईओ सॉर्ट ऑफ रोल है। बट अदर देन दैट आई डोंट केयर अबाउट इट। मेरे रिसेंट जितने सेमिनार्स और बाकी जगह हुए हैं, मैं खुद को somebody at Covet की तरह इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज ये वैनिटी वाली सारी चीज़ें जा चुकी हैं। एंड आई एम इवन हैप्पी विद द फैक्ट कि दिस डजंट result in me being a billionaire or even a millionaire. I care more about the product, the value that I'll build. मेरा wealth उसमें create नहीं हुआ, I'm sort of okay with it. I'm not chasing it with the intensity that I was in my teenage. वो सारी चीज़ें first startup के साथ खत्म हो गई. I have way more sort of maturity in my own perspective अभी के लिए.
आपका जो पहला वाला स्टार्टअप था, जो ब्लॉप था, उसके बाद आपको कॉर्पोरेट मूव करना पड़ा था। तो हम्म। जैसे हमारा एक वो गैप आ जाता है, उसके बाद क्या-क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि आपने डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट में गए, जंप करा था। तो आपने वो चीज़ें कैसे डील करी? सबसे पहले तो बहुत मेजर डिसीजन होता है कि यार स्टार्टअप बंद करना पड़ेगा, और अब स्टार्टअप हुँ, बंद करना पड़ेगा तो वापस कॉर्पोरेट में जाना पड़ेगा। एंड ट्रुथ बी टोल्ड, इट इज सॉर्ट ऑफ अ वॉक ऑफ शेम कि मतलब उसमें तुमने बहुत कुछ सीखा, बहुत वैल्यू प्रोवाइड हुई और जो भी चीज़ें हुई, बट द वर्ल्ड सीज यू एज फेलियर, और वो टैग तुम लेके घूमोगे जब तक तुमने लाइफ में अलग कुछ और फिर से नहीं किया, या कुछ टाइम तक वो चलता रहेगा। और वो तुम्हें काफ़ी सारे कॉन्वर्जेशंस और बाकी जगह दिखेगा, लाइक जैसे ही एक तो पहले बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, बट वी टुक इट कि यार अब इसके आगे पॉसिबल नहीं है, इतने पैसे बर्न कर लिए, टाइम जा चुका है अब, और मैं कितनों को लटका के रखूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, टीम में, आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी। तो इट वॉज द राइट डिसीजन टू क्लोज इट। बट उसके बाद अब क्या करें, तो अब क्या करें, मैं स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स हियर एंड देयर। और वो पहली बार जब तुम लिंक्डइन खोलते हो ना, कि हम तो सोच के निकले थे कि भाई बिलियनर ये फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट है, इसके खत्म होते ही इस स्टार्टअप के 2 या 3 साल के अंदर आई वुड बी अ बिलियनर, फोर्ब्स पे छप जाऊंगा, टाइम मैगजीन पे मेरा ही फोटो होगा, ये होगा वो होगा, सारी चीजें। और उसी कॉन्फिडेंस और डिल्यूजन के साथ तुम सारे कॉन्वर्सेशंस भी कर रहे थे ना उससे पहले। बट फिर जब सब क्लोज हो गया, जब नहीं रहा, अब तुम क्या बोलोगे, किसको क्या बोलोगे? तुम दोस्तों से बात करो या फिर किसी कलीग से बात करो, या तुम लिंक्डइन खोलो और तुम देखो कि somebody got promoted, something happened to someone or this or that, और ऐसा फील आता है कि तुम लाइफ में थोड़े से पीछे रह गए हो। और अब आगे पता नहीं कि इसके बाद फिर कभी स्टार्टअप करने की हिम्मत बची है, पैसे बचे हैं, या कुछ भी बचे हैं। तो इट सॉर्ट ऑफ फील्स लाइक कि दुनिया जैसी सोची थी वो तो खत्म हो गई है, एक नया वर्जन शायद शुरू होगा। और इसी के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशंस भी हुए थे, जिनमें से कुछ मेरे सीनियर्स थे और कुछ कॉलीग्स थे जो मुझे, मतलब मैं नाम वाम तो नहीं लूँगा, बट उनके स्टेटमेंट्स वगैरह रह जाते हैं, जैसे कि विवेक सबके बस की बात नहीं होती है। सब निकलते हैं उस एटीट्यूड में, इसमें उसमें कि दुनिया बदल लेंगे, पर सबके बस की बात नहीं होती है फंड रेजिंग, सबके बस की बात नहीं होती है स्टार्टअप करना। यू शुड फोकस ओनली ऑन द जॉब, जॉब में कुछ करके दिखा लो, वही इनफ होता है लाइफ में। तो वैसे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि यार इवन इफ इट इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंसर्न ना, स्टेटमेंट्स डोंट सिट विथ मी, कि ऐसे नहीं यार, थोड़ा सा एम्बिशियस सोचना चाहिए, थोड़ा ट्राई करते हैं ना यार, अगर फेल हो गए तो क्या हुआ, चलता रहता है। तो ऐसे थोड़ा सा फील डेफिनेटली हुआ था कि स्टार्टअप बंद हो गया है, अब क्या। फिर लिंक्डइन खोला, फिर जॉब्स वगैरह ढूंढने शुरू किए, और मेरे दिमाग में ये था कि इससे पहले मैं इन्फोसिस में था, जहाँ मेरी सीटीसी थी 7.5 एलपीए। तो मेरा था कि यार 7.5 एलपीए का लास्ट जॉब था, 2 साल हो चुके हैं, 10 एलपीए कुछ का टारगेट करते हैं और ढूंढते हैं। तो इधर उधर ढूंढ रहा था। इन्फोसिस के जो ब्रैकेट हैं सैलरी के, उसमें जो दूसरी कंपनीज हैं, मैं उन सबको रीच आउट कर रहा था। रेज्यूमे और पोर्टफोलियोज लगता है, तो पोर्टफोलियो एक 7 स्लाइड्स का पोर्टफोलियो था, वो यूज करके मैं रीच आउट, और काफ़ी स्विफ्टली रिजेक्ट हो रहा था। काफ़ी जल्दी-जल्दी रिजेक्शन ईमेल्स आ जाते थे कि नहीं, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो फॉरवर्ड विद दिस और दैट और ये और वो। और काफ़ी ज़्यादा तुम ऑलरेडी ब्रोकन हो इतने सारे फाइट करने के बाद, सेल्फ डाउट वाला सीन है कि स्टार्टअप छोड़ो, तुम जॉब के लायक भी नहीं बचे क्या? कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। तो वैसे थोड़े टाइम तक चला, बट देन आई सॉ दिस ओपनिंग इन माइक्रोसॉफ्ट। लिंक्डइन पोस्ट ही देखा था एक मैनेजर का कि स्टूडियो 91 इन इंडिया इज हायरिंग फॉर प्रोडक्ट डिजाइनर और दिस एंड दैट, इफ यू आर एक्साइटेड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स यू शुड रीच आउट टू दिस। तो मैंने जिसने वो पोस्ट किया था, उनको डायरेक्टली अपना रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो लिंक्डइन पे मैसेज कर दिया। एंड मतलब मैंने ऐसे ही कर दिया, मैं एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मुझे रिप्लाई आएगा, बिकॉज जहाँ मैं 10 एलपीए की जॉब्स के लिए ऐसे ऐसे ही रिजेक्ट हो जा रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए एम भी क्यों करूँ? बट ऐसे ही कि ठीक है, अब तो वो बेशर्मी है कि हर जगह करना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है रिज़ल्ट से। तो मैंने कर दिया डीएम कि आई जस्ट क्लोज़ माय स्टार्टअप, एंड आई थिंक माय एक्सपर्टीज़, दैट द थिंग्स दैट आई लर्न्ड during my startup, I made the entire product from scratch. I think that would be really helpful for your team. If you see that my profile fits for your team, I would love to do an interview. एक दिन में आई थिंक रिप्लाई आ गया, एंड कॉल शेड्यूल हो गया, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि मेरा ये सेम पोर्टफोलियो रेज्यूमे तो बाकी रिजेक्ट कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट क्यों लेगा मुझे? बट विद दैट कि ठीक है यार, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस कि मुझे पता है पहले कॉल पे रिजेक्ट करेंगे, बट कॉल मिल गया, चलो कॉल पे जाते हैं। तो इंटरव्यू कॉल हुआ, एंड अगर 3 अच्छे कॉल्स हो गए तो हो जाता है ना। तो मैं ऐसे कुछ, मतलब मुझे पता नहीं टेक साइड क्या होता है, बट डिज़ाइन साइड में तो ये है कि दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ 4 कॉल्स।
उसमें से अगर 3 स्ट्रॉन्ग येस आ जाता है फ्रॉम द रिक्रूटर्स देन सॉर्टेड, तुम्हें आ जाता है ऑफर लेटर। तो भाई मैं 6 राउंड तक गया था। 3 हो गए, 3 में से मे बी, नो टाइप्स कुछ-कुछ हुआ होगा, फिर 4th हुआ, फिर 5th हुआ, फिर 6th हुआ। तो मैं 6th पे जाके फाइनल हुआ था और हर राउंड पे यही लगता था कि शिट आई मेस्ड अप, कुछ गलत हो गया, अब अगला नहीं आएगा, अब अगला नहीं आएगा, अब अगला नहीं आएगा, और ऐसे करते-करते 6 हो गए और फिर एचआर का कॉल आ गया और फिर उनका वही था कि तुम्हारा लास्ट सीटीसी क्या था? तो मैंने कहा लास्ट तो मेरा खुद का स्टार्टअप था, तो सीटीसी 0 है भाई, कुछ पैसे नहीं कमा रहा था मैं, तो 0 है। उस हिसाब से जो देना है दे दो। फिर उनका था ठीक है बट विवेक व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन? मैंने कहा सर आई रियली डोंट नो हाउ मच माइक्रोसॉफ्ट pays, so I can't tell you any expectation. Whatever range you usually provide into, I would be happy to consider that and take that in the offer letter. So he's like, no, for this process, I need to get a number from you. So please give me a number. I said, I'm really blank. What do you want me to say? So he's like, take a day. कल तुम्हें कॉल करता हूँ. Tomorrow, have a number ready. If you want, you can talk to your friends or anybody. Give me a expectation number. I was like, sure. तो मैं लिंक्डइन पे गया, लोगों को ढूँढा जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं एज़ डिज़ाइनर्स, उनको डीएम करना शुरू किया कि भाई सैलरी रेंज क्या होती है मुझे बता दो। मैंने अभी-अभी इंटरव्यू क्रैक किया है और मुझे ऑफ़र मिलने वाला है बट मुझसे एक्सपेक्टेशन पूछा जा रहा है। तो भाई ऐसे एक था बंदा, उसने कहा कि मेरे एक्सपीरियंस में नो मैटर व्हाट यू आस्क माइक्रोसॉफ्ट यूजुअली पेज़ मोर देन दैट। मैं कहा भाई ये क्या स्केल है? मैं क्या बोलूँ उसको जाके? तो अगले दिन उसका कॉल आया, आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड बट उसका कॉल आया एचआर का। तो आई सेड कि ही सेड कि सो व्हाट इज़ द नंबर? व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? मैंने कहा सर 70 lakhs। तो उसने कहा पहले थोड़ा साइलेंस था फ़ोन पे 4-5 सेकंड का कि वो शॉक में है टाइप्स। एंड देन ही इज़ लाइक विवेक कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ यू अराइव्ड एट दैट नंबर? मैं कहा सर आई टोल्ड यू आई हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट द रेंज इज़। You insisted, so I'm throwing the biggest number that I can. Ultimately, I know you will give me the salary within the range that is for this bracket. So he's like, oh, Vivek, okay. So let me tell you that we are taking you on the job level 60, and we usually pay 32 LPA for this. But since you have such high expectations, we can close it at 32.5. Mega sure, sir. I would have taken 32 as well. ऐसे पहुँचा मैं माइक्रोसॉफ्ट, मतलब पता नहीं था और कोई प्लान नहीं था। इनफैक्ट लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि कभी भी किसी फैंग लेवल कंपनी में काम करने मिलेगा। बस हो गया। क्या पता आपका वो जो एक्सपीरियंस है फाउंडिंग वाला, उससे वो काफ़ी इंस्पायर करा हो माइक्रोसॉफ्ट को सब वो आई देखने के थिंक लिए। बिकॉज़ माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ वेरी डेटा ड्रिवन कंपनी। तो बिकॉज़ मैंने मेरा जो भी पोर्टफोलियो शेयर किया था, इट वाज़ ऑल अबाउट डेटा कि वी मैनेज्ड टू क्रैक दिस मेट्रिक्स एंड ट्रैक्शन ऑन आवर प्रोडक्ट, दिस एंड दैट। जो भी हमारे डिसीजंस थे, एवरीथिंग वाज़ बैक्ड बिकॉज़ ऑफ द डेटा। दैट रियली सॉर्ट ऑफ put me ahead in the line कि this profile stands out. This is a designer who doesn't just talk about design but also understands metrics. So I think that worked. कोई बंदा डिज़ाइन में है, ठीक है? हमारे में क्या होता है टेक फील्ड में कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, डीएसए याद करना है, वेब डेवलपमेंट करनी है, सीएस फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए। डिज़ाइन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं ऐसी? But like even if you look at the interview process, so सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे पहला टच पॉइंट तुम्हारा होता है जिस पे तुम जज होते हो कि तुम्हारा पोर्टफोलियो जो तुमने सबमिट किया है। पोर्टफोलियो इज़ a museum of your work, जिसमें usually you have to show 2 or 3 projects, 3 is max, और 3 प्रोजेक्ट्स में तुम्हें कन्वे करना होता है कि आई एम अ डिज़ाइनर हू अंडरस्टैंड्स प्रोडक्ट, एस्थेटिक्स, यूआई, मेट्रिक्स और जो-जो चीज़ें आपकी कंपनी को ज़रूरत है। जितने स्टार्टअप्स होते हैं, दे यूजुअली लुक मोर फॉर द अपीलिंग एस्थेटिक्स, यूआई वाले पार्ट्स। जो फैंग कंपनीज़ होती हैं, दे केयर स्लाइटली लेस अबाउट द यूआई एंड मोर अबाउट द डेटा ड्रिवन डिसीजंस। सो जो जहाँ भी आप अप्लाई करते हो, उस हिसाब से यू शुड हैव अ वेरी क्रिस्प एंड नाइस पोर्टफोलियो। दैट इज़ द फर्स्ट टच पॉइंट जो आप एचआर को और बाकी लोगों को भेजते हो। बेस्ड ऑन दैट शॉर्टलिस्ट होता है आपका प्रोफाइल कि यार ये पोर्टफोलियो देख के मज़ा आ गया, दिस गाय डिजर्व्स एन इंटरव्यू। तो पोर्टफोलियो फर्स्ट टच पॉइंट होता है। उसके बाद डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग होती है जिसमें कुछ कॉन्वर्सेशंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि सर आपका ये ना पोर्टफोलियो आप समझते हो ना यूएक्स डिज़ाइन या किसी और का चिपका रहे हो। उस स्क्रीनिंग के बाद फिर कॉल्स होते हैं। गूगल का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, उसमें ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कि हर कॉल और हर सेशन में क्या-क्या होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट का सॉर्ट ऑफ थोड़ा-सा ओपन एंडेड था सा होता है कि हर इंटरव्यू कॉल या हर राउंड पे जो भी रिक्रूटर या जो भी मैनेजर आता है, वो आपसे 2 में से कोई एक चीज़ करता है। या तो वो कहता है कि ओपन योर पोर्टफोलियो एंड लेट्स वॉक थ्रू वन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स इन डेप्थ, टेल मी द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, द अप्रोचेस दैट यू टुक, द ideas that you thought of, the final decision,
or the final product that you made, and how users reacted onto it. So right from the problem statement that you let's say that you had a problem कि e-commerce app में abandon हो रहा है, cart में चीजें add होने के बाद भी, तो क्यों हो रहा है? तो as a UX designer, you were assigned this problem, you started thinking about it, you did some research, you got some insights. उस insights को तुमने किस तरीके के ideas से solve करने की कोशिश की, that I thought of 4 or 5 concepts that can solve this. Now out of these 5 concepts, why did I choose concept C and not the other concepts? फिर उसको वैलिडेट किया, फिर उसका बेटर एस्थेटिक और यूआई वर्जन कैसे बनाया, उसके बाद वो बनाने के बाद यूजर से और कैसे टेस्ट किया, फिर जब वो चीज़ें लाइव चली गई तो यूजर्स का क्या रिएक्शन आया, एंड हाउ डिड यू फिगर दिस आउट, और हाउ डू यू जज कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल था या फेलियर था, और दोनों ही केस में तुम्हारा आगे का क्या रिएक्शन था। तो एक पूरा नरेशन चाहिए होता है। तो जब भी रिक्रूटर आता है कॉल पे, दे यूजुअली डू वन ऑफ दीज टू थिंग्स कि एक तो मुझे पूरा नरेशन शुरू से आखिर तक बताओ, चूज वन ऑफ योर हीरो प्रोजेक्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, आई ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस ऑन इट कि कब क्या कैसा डिसीजन था। और द सेकंड पार्ट इज कि ऑन द कॉल दे गिव यू अ प्रॉब्लम टू सॉल्व कि विवेक, दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू हैव टू सॉल्व इन द नेक्स्ट 45 minutes. It's a whiteboarding or brainstorming round. So imagine a scenario where there's this elder person who, let's say 60 or 70 years plus, and they have to take a metro in New Delhi, and they have to navigate everything and reach from point A to point B. अब इस सिनेरियो के लिए एक ऐप इमेजिन करो, they don't even say apps most of the times, they are like कि imagine a solution. Now the solution can be app, website or anything depending on जो भी तुम्हारा thought process है. Think of a solution and deliver something that will help this elderly person to reach from point A to point B using metro. तो तुम क्या क्या चीजें सोच सकते हो, उसके बाद फिर तुम उनके साथ ही कॉन्वर्सेशन करते हो कि the first thing that comes to my mind is because this person is an elderly, उनके कॉग्निटिव फंक्शंस थोड़े से लेस होंगे कंपेयर टू द अदर्स, उन्हें डिस्ट्रैक्शंस कम चाहिए, उन्हें फालतू के बटन्स और फीचर्स नहीं चाहिए। उसके बाद दे शुड हैव क्विक एसओएस और क्विक हेल्प थिंग्स, उनके लिए जो बटन्स और बाकी चीज़ें बनेंगी उनके साइजेस बड़े होंगे, कॉन्ट्रास्ट बेटर होगा ताकि उनके रीडिंग इश्यूज ना हो, एक्सेसिबिलिटी टॉप नॉच होनी चाहिए और चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, ट्रांसलेशन और बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर वो इंडिया और न्यू दिल्ली का केस है। तो ऐसे जितने सारे अजम्पशंस आते हैं और जिस तरीके से तुम थॉट प्रोसेस होता है वो तुम शेयर करते रहते हो इंटरव्यूअर के साथ। इस पूरे राउंड में इफ द इंटरव्यूअर चूजेस टू गिव यू दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सॉल्व करना है, तो उसका गोल ये होता है कि हम यूएक्स डिजाइनर के थॉट प्रोसेस को जज करेंगे, नॉट द फाइनल सोल्यूशन। उसके बाद आपका ऐप भले ही आपने घटिया सा डिजाइन बना के दे दिया उसके एंड ऑफ द 45 मिनट्स, दे डोंट केयर अबाउट द फाइनल पार्ट दैट मच। क्या क्या आपने बोला है उस 45 मिनट्स में और क्या क्या चीज़ आपने कंसिडर की है। तुमने एक्सेसिबिलिटी कंसिडर किया, तुमने कॉग्निटिव लोड कंसिडर किया उस यूजर का। तो ऑल दीज थिंग्स पेंट्स अ पिक्चर कि इस इंसान को समझ आता है कि यूएक्स डिजाइन इज नॉट जस्ट स्क्रीन्स एंड बटन्स, ये पूरा प्रोसेस। तो ऐसे ही होता है इंटरव्यू प्रोसेस। तो एक बात बताइए कि जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट से गूगल स्विच करा तो वो कैसा मतलब कैसे आया वो फेज? मतलब ऐसा आता है कि हम एक पर्टिकुलर जॉब में होते हैं, हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, हमें ऐसा होता है कि हमें ये हमारा कंफर्ट जोन बन गया, उसको दूसरी कंपनी में जाने के लिए तो मैं वहाँ की नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, है ना, इंटरव्यूज दोबारा देने पड़ेंगे। तो वो कैसे आया, मतलब कंफर्ट जोन कैसे तोड़ा आपने? 2 साल हो गए थे माइक्रोसॉफ्ट में काम कर करके और सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा था एंड थॉट प्रोसेस ये था कि यार फिर से ना मुझे स्टार्टअप करना है, तो आई हैव टू कम आउट ऑफ द कॉर्पोरेट एंड टेक द लीप अगेन। जिस तरीके से लास्ट टाइम इन्फोसिस ने अनप्रिपेयर्ड लीप लिया था, दिस इज द टाइम टू जंप अगेन एंड आई वांटेड टू जंप इनटू द स्टार्टअप वर्ल्ड। इसके बीच में एंड आई वाज़न्ट अप्लाइंग एनीवेयर, मेरा एंड गोल ये था कि ठीक है 2 साल हो गए माइक्रोसॉफ्ट में, नाउ जस्ट जंप करते हैं और स्टार्टअप पे शुरू करते हैं। बट उससे पहले 8-10 लोग मेरे लिंक्डइन डीएम में आ गए। कुछ बड़े स्टार्टअप्स थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज़ उनके सीटीओ ने अप्रोच किया कि हम आपको हमारे स्टार्टअप का फर्स्ट एआई डिज़ाइनर बनाना चाहते हैं और अब हमारी कंपनी के अंडर 3-4 कंपनियाँ होंगी, तो आप वो सारी चीज़ें देखोगे, ये करोगे, वो करोगे। बहुत लुक्रेटिव ऑफर था। और ऐसे ही गूगल ने भी रीच आउट किया, मेटा ने भी रीच आउट किया, उनके मतलब एचआर्स ने रीच आउट किया कि एक पोजीशन हमारे पास है, ये है, वो है एंड वी थिंक दैट योर प्रोफाइल विल फिट दिस। और मुझे यूजुअली ये सारे ऑफर्स इसलिए आते थे बिकॉज़ आई वाज़ सॉर्ट ऑफ दैट डिज़ाइनर जिसका प्रोफेशन डिज़ाइनर बट हॉबी डेवलपमेंट है। सो आई वाज़ सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ टॉट फ्रंट एंड डेवलपर। बैक एंड में उतनी चीज़ें नहीं आती हैं, बट फ्रंट एंड में मैं काफ़ी कुछ कर लेता था।
तो मुझे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये चीज़ें मैं कहीं न कहीं हमेशा बोलता रहता था, लिंक्डइन वगैरह यहाँ-वहाँ एक्सप्रेस कर रखा था। तो जो बहुत ज़्यादा टेक हेवी रोल्स हैं जहाँ पे डिज़ाइन का अट्रिशन बहुत ज़्यादा है, डिज़ाइनर्स छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज़ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ आती है, उन जगहों पे मैं एकदम बेस्ट फिट बैठता था। तो ऐसे ही गूगल क्लाउड की एक पोज़ीशन थी जिसके लिए एचआर ने मुझे रीच आउट किया कि सर आपकी प्रोफ़ाइल बिल्कुल परफ़ेक्ट है, एक वैकेंसी है, आप इंटरव्यू करना चाहेंगे? गूगल बीइंग द गूगल नेम, द ब्रांड, मैं थोड़ा-सा इंक्लाइंड था। बट मेरा फिर भी था कि नहीं-नहीं स्टार्टअप करेंगे, बट फिर उन्होंने जब पोज़ीशन की बात की और जिस टीम की बात की गूगल क्लाउड में, वो एरिया था टेक्निकल एरिया जो मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें सीखना, समझना और ये एक्सपोज़र मिलना। गूगल क्लाउड का जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ डील होती हैं एट दैट स्केल, अभी तक मैं बिंग कंज़्यूमर साइड पे काम कर रहा था, बी टू बी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जेमिनी एपीआईज़, दीज़ थिंग्स, सिक्योरिटी जो सर्वर्स की होती हैं, वो सारी चीज़ें हार्डकोर गूगल क्लाउड में मिलेंगी सीखने के लिए। तो मैंने कहा कि आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर मी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ कि मुझे ही चाहिए। जो सैलरी हाइक मिलती है दैट इज़ सेकेंडरी। बेसिकली इंटरव्यू में जो हमारी बात हुई थी कि मैं जिस जॉब लेवल पे जॉइन करूँगा, उनका कुछ हायरिंग फ्रीज़ या कुछ तो हो गया था, तो उन्होंने वो हटा भी दिया था गूगल ने कि सॉरी, हम जो जिस बारे में बात हो रही थी, वो जॉब लेवल नहीं दे पाएँगे, उससे एक नीचे ही दे पाएँगे अगर आप लोगे तो। तो आई हैड ऑल रीज़न्स टू से कि नहीं, नहीं जम रहा टाइप्स ऑफ, बट फिर भी बिकॉज़ काम बहुत सीखने में मिलेगा वहाँ पे, जो जो मुझे एक्चुअली सीखना है। तो इट वाज़ अ डेफिनिट येस फॉर मी। तो मैंने बाकी कोई इंटरव्यूज़ किए भी नहीं। एक ही इंटरव्यू किया व्हिच वाज़ फॉर गूगल, एक ही एज़ इन सिर्फ़ गूगल कंपनी के लिए 6 या 7 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ थे और 2 या 3 दिन में सब निपटा दिया था उन्होंने। बहुत जल्दी में थे वो हायरिंग के। तो दैट्स हाउ आई ट्रांज़िशन्ड टू गूगल एंड देन मूव टू बैंगलोर। आप पे एक फाउंडर का भी ऑफर था एंड आपको मतलब पैशन था कि भाई मैं स्टार्टअप करना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो आप उधर क्यों नहीं मूव करे? फ़नी स्टोरी भाई, मेरे दिमाग में भी यही था कि यार ये जो ऑफ़र आ रहा है दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ सीटीओ ऑफ अ वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी। And I can't take the name of the company, but it's a public company now. तो मेरा ये था कि नहीं यार बहुत बहुत कुछ सीखने मिलेगा प्लस कनेक्शंस जो बिल्ड हो जाएँगे। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मैं आई कैन रीच आउट टू देम फॉर एंजल इन्वेस्टमेंट, वीसी कॉन्टैक्ट्स, क्या-क्या नहीं पॉसिबल होगा, तो आई शुड डेफिनिटली डू दिस। बट सीन ये हुआ कि सीटीओ ने एक कॉल शेड्यूल किया था मेरे साथ, ठीक है? कि वी जस्ट वांट अ 30 मिनट्स कॉल टू हैव अ कन्वर्सेशन, उसके आगे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वी सॉर्ट ऑफ नो योर क्रेडिबिलिटी, योर वर्क और बाकी चीज़ें जो भी हैं। तो वो कॉल शेड्यूल हुआ था। उस कॉल पे मैं गया और फिर मैंने 15 मिनट वेट किया और कोई नहीं आया। फिर मैंने मैसेज किया, ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं कॉल से चला गया, आधे 1 घंटे बाद रिप्लाई आया कि सो सॉरी, आई गॉट स्टक इन सम वेरी अर्जेंट वर्क, दिस एंड दैट, वी हैव टू रीशेड्यूल दिस। मैंने कहा श्योर, लेट मी नो व्हेन यू वांट टू रीशेड्यूल दिस, बट उसका भी रिप्लाई नहीं आया। एंड आफ्टर आई थिंक बहुत वियर्ड सा मुझे लगा कि समझ नहीं आया बिकॉज़ मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि हो क्या रहा है यार। अगर पोज़ीशन फिल हो गई है, कुछ और है तो वो भी बता दो। बट मेरी बात एचआर वगैरह से नहीं हो रही थी, मेरी बात सीनियर से हो रही थी। तो उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद मैंने जब लिंक्डइन पे देखा, तो उस बंदे ने खुद ही जॉब स्विच कर ली थी और वो कॉम्पिटिटर कंपनी में चला गया था। ऐसा पहले आपने कॉर्पोरेट में करा हुआ है और आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो कैसा मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक चीज़ ये होती है कि जितना स्टार्टअप और बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो फ़ैसिनेशन होता है ना, अगर तुम्हारा सच में इन डेप्थ वो फ़ैसिनेशन है, तो ही तुम इसमें आगे बढ़ के एन्जॉय कर पाओगे। मतलब हुँ, हुँ। पहुँच तो तुम जाओगे, स्टार्टअप भी कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, बट जब एक्चुअली तुम ये चीज़ें करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो कभी बाहर ही नहीं आ पाती हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्यार है और मैं प्रोडक्ट बनाना बहुत पसंद करता हूँ, तो मुझे स्टार्टअप कर लेना चाहिए, या फिर मुझे कोई कोई और एडवांटेज है, या मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी मार्केट कवर कर सकता हूँ या कोई एक चीज़ कर सकता हूँ, तो इस वजह से मुझे स्टार्टअप कर लेना चाहिए। तो लोग सिर्फ़ एक ही एंगल पर्सीव कर पाते हैं और फिर वो स्टार्टअप में आ जाते हैं और फिर पता चलता है कि तुम्हें जो एक्चुअल चीज़ जो तुम फ़ोकस कर रहे थे, दैट इज़ जस्ट वन स्मॉल टाइनी 5% ऑफ द एंटायर थिंग। 95% कोई और ही गेम है, जो तुम शायद खेलना भी नहीं चाहते थे। तो जिस जिस रीज़न्स की वजह से तुम भाग रहे थे कॉर्पोरेट से या कुछ और कर रहे थे, यूजुअली जितने भी मोस्ट फाउंडर्स होते हैं कि कॉर्पोरेट नहीं करना, हम तो स्टार्टअप करेंगे, अपने खुद के बॉस होंगे, कहीं से भी काम करेंगे, 100% रिमोट होगा, ये होगा, वो होगा। तो उसमें से काफ़ी सारे बेनिफिट्स पॉसिबल नहीं होते भाई, वो काफ़ी आगे चल के आते हैं। तो शुरुआत के 2-3 साल तुम्हें सिर्फ़, अगर सच में वो ट्रू पैशन है ना, तो तुम्हारे ऊपर लाइफ़ और स्टार्टअप्स काफ़ी चीज़ें थ्रो कर रहे होंगे कॉन्स्टेंटली, जो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेज़ेंट सा एक्सपीरियंस होगा। तो टू बेयर थ्रू दैट यू हैव टू बी ट्रूली पैशनेट अबाउट कि जो ओवरऑल आइडिया है, किस लिए कर रहे हो, तुम्हारा व्हाय क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये स्टार्टअप।
तो मेरा भी वही था कि मुझे स्टार्टअप करना था और ज़िद थी। व्हाई सॉर्ट ऑफ क्लियर था कि मुझे नहीं लगता कि मैं कॉर्पोरेट में उतना थ्राइव कर पाऊँगा या वो कुछ और कर पाऊँगा, एंड इट इज़ नेवर अबाउट, एक डिबेट शुरू हो जाती है ना कि कॉर्पोरेट जॉब बेटर है या फिर स्टार्टअप बेटर है, फाउंडर बनो या फिर कॉर्पोरेट जॉब में रहो। इनफैक्ट टुडे आई थिंक कि तुम दोनों में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो इफ यू आर अ गुड एम्प्लॉय ऑफ अ वेरी गुड कंपनी, और तुम्हारा साइड हसल थोड़ा भी कुछ ये वो है जो मोस्टली आजकल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो आई थिंक तुम बहुत बहुत ही कमाल के लेवल का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो इट्स नॉट अ कंपैरिजन बिटवीन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और स्टार्टअप वर्ल्ड एनी मोर। इट्स जस्ट कि स्टार्टअप वर्ल्ड में जब तुम जाओगे तो नो मैटर तुमने कितनी रिसर्च की है, कितने लोगों से बात किया, क्या हुआ है, तुम्हें कुछ ना कुछ नया हिट होगा ही। और वो ये हो सकता है कि मैं सेल्स क्यों हैंडल कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर्स को कहानियाँ क्यों सुना रहा हूँ, मैं पिच डेक्स पे ये चीज़ें पे क्यों बात कर रहा हूँ, मैं तो प्रोडक्ट बनाने आया था, मैं क्यों बता रहा हूँ कि 10 साल बाद ह्यूमैनिटी क्या करेगी या ये क्या होगा। और मैं तो डिज़ाइनर था, मैं डेवलपमेंट क्यों कर रहा हूँ, या तो मैं डेवलपर था, मैं डिज़ाइन पे क्यों डिबेट कर रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो ऐसे गूगली बॉल की तरह आ जाएँगी और तुम्हें बस हैंडल करना पड़ेगा। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, सारे तुम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। सेकंड हैंड एक्सपीरियंस से तुम कितना भी सुन लो, तुम्हें वो फ्रेश ही हिट होगा जब तुम एक स्टार्टअप ट्राई करोगे। और अनलेस तुम्हारा व्हाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यू विल हैव टू लीव दिस एंटायर एंडेवर। तो वही होता है कि मेरे साथ भी यही था जब मैं स्टार्टअप में आया। इनफैक्ट मैं सेकंड टाइम फाउंडर हूँ, एक स्टार्टअप ऑलरेडी फेल हो चुका है, बट फिर भी इस बार बिकॉज प्रोग्रेस पिछली बार से ज़्यादा है, इतनी सारी नई चीज़ें देखने को मिली हैं, करना पड़ा है, जो चीज़ें हुई हैं जो कभी सोचा भी नहीं था कि ये कर रहे होंगे। हमेशा से दिमाग में सिंपल इक्वेशन था कि अच्छा प्रोडक्ट बनाया, यूजर्स आ गए, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। बट नहीं, इतनी सारी चीज़ें बीच में आती हैं। इन्वेस्टर्स के साथ उन्हें कन्विंस करना होता है, कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी को पिच कर रहे हो, कभी टीम को पिच कर रहे हो, हायरिंग को फाउंडर्स दिस और दैट, कभी इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हो कि बिजनेस आ जाएगा, पैसे लगा लो। कभी किसी और सोशल मीडिया पे किसी और को पिच कर रहे हो, कभी यूजर्स को पिच कर रहे हो, कभी तुम्हारे जो टेस्टर्स हैं उनको पिच कर रहे हो कि ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए। बिकॉज ये पूरा बिलीफ का इकोसिस्टम है। अगर कोई एक पार्टी भी अगर बिलीव नहीं कर पा रहा है और तुम उसे चीज़ें सेल नहीं कर पा रहे हो, तो सिस्टम विल कोलैप्स। सिर्फ इन्वेस्टर्स को हैप्पी रख के यूजर्स नहीं आएंगे, द स्टार्टअप विल कोलैप्स। सिर्फ यूजर्स को हैप्पी रख के इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, यू वोंट हैव द कैपिटल टू डिप्लॉय थिंग्स और तुम फेल हो जाओगे। इन्वेस्टर्स और यूजर्स अगर हैप्पी हैं बट तुम्हारी टीम हैप्पी नहीं है, कोई कुछ बना ही नहीं पाएगी। वो कोशिश जरूर करेंगे बट इफ दे डोंट बिलीव इन योर आइडिया, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इट्स अ कॉन्स्टेंट हसल एंड जगल ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स कि मैं अगर सारे बैठ के गिना दूँ ना, तो भी वो फ़ील नहीं कर पाओगे जब तक तुम एक्चुअली चीज़ें करते नहीं हो। और इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी सोच रहे हो, एग्ज़ीक्यूशन शुरू कर दो। फेलियर हम्म। होना ही है, डेफ़िनेटली तुम फेल होगे। इट्स जस्ट कि कितना फेलियर तुम टॉलरेट कर सकते हो। अगर तुम इनफ फेलियर टॉलरेट कर सकते हो, तो इसी चेन में आगे एक सक्सेस आएगा और फिर पीछे की कहानियाँ मैटर नहीं करेंगी। बट वही है कि फेलियर तो आएगा ही। अभी भी जो हम्म। स्टार्टअप कर रहा हूँ, इट्स ऑल्सो अ चेन ऑफ फेलियर्स कि कभी ये नहीं चला, वो नहीं चला, वो नहीं चला, फिर फाइनली एक चीज़ पे जब पहुँच गए, जिसमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया ट्रैक्शन आ रहा है, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट वही है कि आएगा, जो भी है सब कुछ हिट होगा और फ्रेश ही हिट होगा, कितना भी प्रिपेयर करके जाओ। जिस रील पे तुम ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा एडिटिंग कर दोगे, कह दोगे ये तो बहुत ही फटेगी, वो बिल्कुल नहीं चलती, वो डेड है। और जिसमें तुम उठा के ऐसी बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे, वो फट जाएगी। ट्रू। आई थिंक फॉर फाउंडर्स आई विल रिकमेंड कि सबसे पहली चीज़ जो है, गेट यूज्ड टू पीपल सेइंग कि तुम्हारा आइडिया बकवास है, ठीक है? और दुनिया के जितने भी आइडियाज़ हैं, अच्छे हों, बुरे हों, कुछ भी हो, एज अ फाउंडर इट्स योर जॉब टू कीप द विजन अलाइव। दूसरा इंसान वो विजन नहीं देख सकता जब तक तुमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, कोई नहीं देख पाएगा, और ये उनका फॉल्ट नहीं है। एज ह्यूमंस हमारा अपना सॉर्ट ऑफ बायस होता है, या सोचने का तरीका होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हम वो देख पाएँ जो तुम देखने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर मैं भी अपने दिमाग में एक दुनिया का बेस्ट विजन लेके घूम रहा हूँ कि भाई दुनिया ही बदल देंगे, और मुझे दिख रहा है कि ये तो भाई हो जाएगा, कोई भी क्यों ही नहीं बिलीव करेगा इस पे, बट फिर भी लोग नहीं बिलीव करते हैं। तो जब भी तुम कुछ बनाना शुरू करोगे, देयर वुड बी थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीपल जो कि बोलेंगे कि क्या बकवास आइडिया है, ये क्यों है, ये तो कल कोई और कंपनी कर देगी, या तो ये तो आज ही, ये कल ही हो जाएगा, ये चला जाएगा, इट्स वेरी इररिलेवेंट दिस और दैट। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट डिस्पाइट ऑफ दिस डिस्कम्फर्ट दैट यू हैव, ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है, इसके बाद भी यू एग्जीक्यूट, यू आइटरेट, यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड एज आई सेड अर्लियर, इट्स जस्ट अ चेन ऑफ इवेंट्स, 100 फेलियर्स, उसके बाद फिर एक सक्सेस। तो तुम्हें यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज 100 फेलियर्स फर्स्ट टू रीच दैट वन सक्सेस पॉइंट। यूजुअली क्या होता है कि जितने भी फाउंडर स्पिरिट वाले लोग होते हैं,
एक आइडिया आता है, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, कुछ और लोगों को बताते हैं, उनमें से 10 में से 7 या 8 लोग कह देते हैं कि नहीं, मज़ा नहीं आया भाई, ये तो गूगल कर देगा कल या माइक्रोसॉफ्ट कर देगा, तुम तो ऐसे ही चले जाओगे। बट अगर तुम हिस्ट्री निकाल के देखो, कितने सारे स्टार्टअप्स और कितनी सारी चीज़ें हैं जो एग्जिस्टिंग मार्केट ऑफ दीज बिग कंपनीज में से एक चंक निकाल के अलग बना दिया है। कुछ ने एग्जिस्टिंग कंपनीज को रेप्लिकेट करके उनसे बेटर परफॉर्म किया है। फेसबुक वॉज नॉट द फर्स्ट सोशल मीडिया वेबसाइट आउट देयर, गूगल वॉज नॉट द फर्स्ट सर्च इंजन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये भी है कि ये सब लोग भी जब शुरू कर रहे थे तो उनको बहुत सारे लोग मिले थे। सबने कहा था भाई क्या ये तो भाई कल माइक्रोसॉफ्ट बना देगा, तुम क्यों बना रहे हो गूगल। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से सर्च इंजन था बाय द वे, गूगल से भी पहले। तो वही है कि जितने सारे तुम्हें लोग मिलेंगे सब नहीं देख पाएंगे तुम्हारा विजन। यू हैव टू बी दैट डिटरमिन्ड कि ठीक है, अगर लोग ना कह रहे हैं, दूसरा फाउंडर भी ना कह रहा है, इन्वेस्टर्स भी ना कह रहे हैं, तुम्हें फिर भी एग्जीक्यूट करना है। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ वुड बी कि जब तुमने प्रोडक्ट बना लिया है और तुम यूजर्स के पास लेके गए हो और यूजर्स उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों पे तुम्हें ट्रुथ मिलेगा कि हमें पिवट करना चाहिए, नए चेंजेस करना चाहिए, क्या और करना चाहिए। बट यूजर्स को छोड़ के अगर कोई और तुम्हें कहता है कि चीज़ें नहीं चलेंगी, तो भाई डोंट डोंट केयर टू मच अबाउट इट। गाइडेंस लेना अच्छी बात है, उनके थॉट्स से क्रिटिकली चीज़ों को देखना अच्छी बात है, बट उस वजह से रुक जाना वो अच्छी बात नहीं है। तो आई थिंक मेरा फर्स्ट टिप इज़ ऑलवेज कि अगर तुमने शुरू करने का ठान लिया है तो तैयार हो जाओ। हर इंसान कहेगा कि नहीं चलने वाला है, दैट इज़ जस्ट नॉइज। अल्टीमेट क्वेश्चन इज बिटवीन यू एंड योर यूज़र। यूज़र को तुम खुश रख सकते हो तुम्हारे प्रोडक्ट से, रिटेन कर सकते हो, और तुम्हें नंबर्स से पता चल जाएगा काफ़ी अर्ली। तुम 10 आइट्रेशंस करोगे, तुम्हारे नंबर्स फ्लक्चुएट होंगे, तुम्हें पता चल जाएगा क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, और उस हिसाब से तुम्हें क्विक आइट्रेशन करना होगा। एंड दिस इज द सेकंड टिप दैट आई यूजुअली गिव कि फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। एनालिसिस पैरालिसिस में मत पड़ो। तुम्हें लगेगा कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तुम उसके वैलिडेशन के चक्कर में 10 लोगों से बात करने निकल पड़ते हो। 10 लोगों से बात करने से अच्छा एग्जीक्यूट करो। आज एग्जीक्यूशन कितना ज़्यादा आसान है विद ऑल द वाइब कोडिंग टूल्स एंड थिंग्स। बनाओ एक प्रोटोटाइप, कुछ चीज़ें डिप्लॉय करो, यूज़र के हाथ में एक्चुअल प्रोडक्ट दे दो, और उसके बाद फिर तुम उनके रिएक्शंस देखो। उसके बाद तुम मेट्रिक्स ट्रैक करो, उसमें ट्वीक करते रहो, नए आइट्रेशंस करते रहो, एंड यू विल हिट द स्पॉट जहाँ पे उस चीज़ की अगली प्रॉपर वैल्यू होगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूट्यूब स्टार्टेड एज अ डेटिंग साइट, जिसपे लोग आपस में मतलब अपना वीडियो बना के डाल सकते थे और फिर एक दूसरे से ऐसे मैच वैच टाइप कर सकते थे। और इनिशियली फाउंडर्स ने पे करने की कोशिश की यूजर्स को कि प्लीज़ यूज़ कर लो हमारी वेबसाइट। आई थिंक $6 या कुछ तो था, और लोग नहीं कर रहे थे वो। बट उन्होंने आइटरेट किया, यूजर से फीडबैक लिया, क्या चीज़ सही लग रही है अभी तक जो बनाया और क्या चीज़ नहीं लग रही है। लेटर इट इवॉल्व इनटू अ फुल फ्लेज वीडियो प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम वाज आल्सो नॉट अ फोटो शेयरिंग सॉर्ट ऑफ ऐप जो आज है, वो कुछ और, आई थिंक लिकर का कुछ शेयर करने के बारे में, बर्बन या कुछ और नाम था उनका, जो भी ऐसे था। तो वही है कि उनके इनिशियल आइडियाज़ 100% हिट नहीं हुए थे, बट उन्होंने यूज़र्स की सुनी और आइट्रेट किया, और फिर वो एक लेवल तक पहुँचे जिसमें कि हाँ यार, प्रोडक्ट तो कमाल है। और जब वो उस सक्सेस वाले लिंक तक पहुँचे ना अपने चेन ऑफ फेलियर्स में, फिर पीछे की कहानियाँ भूल गए लोग। अब वो कहानियाँ प्रेजेंटेशन में दिखती हैं या विकिपीडिया पे, या लोगों को गूगल सर्च करना पड़ता है, ओह शिट यूट्यूब वाज अ डेटिंग साइट। तो ऐसी तुम्हारी कहानी भी होगी। और नो मैटर कितने भी सेकंड हैंड कोट्स पढ़ लो तुम कि एंटरप्रेन्योर स्पिरिट्स ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, नवल रविकांत के कोट्स का टैटू भी करा लो, बट जब एक्चुअली तुम जंप करोगे ना स्टार्टअप वर्ल्ड में, हर चीज़ फ्रेशली हिट होगी। दिमाग में तुम्हारे पास सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है कि यही होता है, फेलियर्स इनएविटेबल हैं और लोग ना कहेंगे, सब तुम्हारे ब्रेन को पता है, लॉजिकली सब कुछ पता है, बट फिर भी वो इमोशनली हर चीज़ हिट होगी और फ्रेश हिट होगी कि भाई ये अनबेरेबल पेन जैसा क्यों है? मुझे तो पता है ना कि आई हैड टू गो थ्रू विद इट, बट वो फिर भी चीज़ें होंगी। तो यू हैव टू बी अवेयर कि no matter how prepared you are, you will still have that hit. And despite of that hit, you have to keep moving. The only way to keep a startup alive is not die. Just keep moving. In the first year of my college, I used to have a thick Bihari accent with no English grammar or vocabulary. तो मैं वो बंदा था जो जिससे barely कोई भी conversation कर पाता था, और because I was aware कि क्या सीन है और कहाँ तक पहुँचना है, तो वो थोड़ा-सा वर्क कर करके अभी इस लेवल पे आया हूँ कि भाई थोड़ी बहुत तारीफ़ें मिल जाती हैं, जैसे अभी तुमने किया। और स्पेशल मेंशन एंड थैंक्स टू नेटफ्लिक्स फॉर द वोकैब्युलरी ओ इन व्हाट आई एम टुडे। मतलब आपने बेकार चीज में भी अच्छी चीज ढूंढ ली। सही है यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
हाउ डिड यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ डिड यू सेल योरसेल्फ, वो स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आजकल मैं मानता हूँ कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। एंड कॉलेज स्टूडेंट्स में जो भी होते हैं ना, वो ये बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं, ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स पे अंडररेट करते हैं, या लिंक्डइन टिप्स का वगैरह पे बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं। वो उनको लगता है कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से अच्छा होने से सब कुछ हो जाता है। आई थिंक कुछ साल पहले ये चीज़ शुरू हो गई थी कि यू हैव टू बी वे मोर, मच मोर देन योर टेक्निकल स्किल्स अलोन। टेक्निकल स्किल्स अलोन विल नॉट गेट यू इन द प्लेसेस इन द रूम्स दैट यू शुड बी। तुम्हारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तुम्हारी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, और उनमें से 0.5 या 1% लोग उन रूम्स तक पहुँच भी जाते हैं। बट अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है ना, तो मेजोरिटी ऑफ द क्राउड गेट्स सप्रेस्ड। शायद तुमसे तुम्हारे जितना स्किल्ड कोई नहीं हो, तुमसे हाफ स्किल्ड हो, या फिर उतना डिजर्विंग भी नहीं हो, बट इफ दैट पर्सन कैन सेल देयर स्टोरी, कैन बी अ गुड नरेटर, if they can communicate well, they will reach to those rooms just by telling those stories। और फिर तुम्हारे अंदर वो frustration और anguish रह जाएगा कि मैं ज़्यादा डिजर्विंग था, मैंने ज़्यादा स्किल्स क्रिएट किए थे, मेरे प्रोजेक्ट्स बेटर थे, I deserve more, but only because I can't tell my story, I'm not getting the opportunities। So ये 2-3 साल पहले ही शुरू हो गया था ये ट्रेंड और ये नीड, बट अभी और ज़्यादा है बिकॉज टेक कमोडिटाइज हो गया है। तो अगर टेक कमोडिटाइज हो गया और तुम सिर्फ टेक बेसिस पे अपने खुद को सेल करने की कोशिश कर रहे हो टू द कॉर्पोरेट्स, टू द स्टार्टअप्स और एनीवेयर, it doesn't make sense। You have to bring something extra to the table, and that extra doesn't need to be only tech, your intellectual thinking, जो तुम्हारे DSA और बाकी चीज़ें हैं। It needs to be something more। It needs to have that touch of maturity, the communication, the soft skills, and how you represent yourself। That will sort of put an impact in your recruiter, HR, और जिससे भी तुम्हारा conversation हो रहा है। And that will be, if it is not going well, it will be a deal breaker। तो सिर्फ टेक पे फोकस मत करो, यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, जो भी चीज़ें हैं, डेफिनेटली गो डू समथिंग अबाउट इट। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, ये जो मैं अभी जिस तरीके से कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट द बेस्ट एट इट, कुछ अभी भी डिसेंट और एवरेज ही हूँ, बट यहाँ तक आने भी में भी मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, और एक्टिवली कॉन्शियसली आई हैड टू टेक एफर्ट्स। आई हैड टू लर्न हाउ टू स्पीक, आई हैड टू लर्न बेटर वर्ड्स एंड वेज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये सारी चीज़ें नेचुरली नहीं थी मुझ में। बहुत ही ज़्यादा थिक बिहारी एक्सेंट के साथ घूमता था विद वेरी लेस वोकैबुलरी। काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे कि व्हेन इफ यू वुड आस्क मी अ क्वेश्चन, आई वुड बी डेड साइलेंट कि भाई मुझे तो हिंदी में आंसर पता है पर इंग्लिश के वर्ड याद नहीं आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं, एंड एक्टिवली आई हैड टू चेंज ऑल दीज़ थिंग्स, बिकॉज़ मुझे पता था कि इफ आई कांट सेल माय सेल्फ, और इफ द स्टोरी डज़न्ट सिट राइट विद अदर्स, आई वोंट इवन सी द रूम्स जहाँ पे बड़े डिसीजंस होते हैं और जहाँ पे पीपल एक्चुअली मैटर। So if you really want to achieve something in life, you have to be a holistic person। Tech is part of it, communication skills are part of it, but पूरा overall development होना चाहिए। एंड आपको जो ऑफर्स आए थे गूगल से, मेटा से या बाकी कंपनी से, वो भी आपको लिंक्डइन से रीच आउट हुए थे? भाई I think if you are doing an average or decent job on LinkedIn ना, just being consistent, it works out। अभी दिक्कत ये है ना कि LinkedIn पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम है और आधे से ज़्यादा वॉल्यूम इतना खराब है बेंचमार्क इतना नीचे है। मुझे दिन के 10 DMs आते हैं, हेलो सर स्लैश मैडम। उसके बाद कुछ मैसेजेस शुरू होते हैं कि दिस इज द मैसेज दैट यू कैन सेंड टू विवेक दुबे टू आस्क फॉर अ रेफरल। भाई तुमने जीपीटी से सही जगह से भी कॉपी नहीं किया हुआ है। हेलो विकास दुबे, विकास दुबे मतलब बार बहुत नीचे है। तो अगर तुमने थोड़ी भी डिसेंट चीजें कर दी ना, यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट लाइक द बेसिक थिंग इज कि अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करके रखो, क्रिस्प रखो, अच्छी चीज़ें रखो, टैग्स सही रखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करके रखो। जो लोग ज़्यादा मैटर करते हैं, बी इट सीनियर पीपल एट फैंग कंपनीज, बी इट वीसीज, इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स, स्टार्टअप्स, जो भी लोग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और तुम्हें दिखेगा कौन ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है या विजिबल हो रहा है, उनके पोस्ट से ज़्यादा इंटरैक्ट करो। उनके पोस्ट से तुम इंटरैक्ट करते हो तो सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ अबाउट यू गेट्स स्टोर्ड, सो द नेक्स्ट टाइम दैट यू हैव टू रीच फॉर अ रेफरल और समथिंग एल्स, इट रियली कम्स इन हैंडी। कि जैसे एक एग्जांपल है कि एक इंसान मेरे पोस्ट से कंटिन्यूअसली काफ़ी 2-3 महीने तक रिएक्ट कर रहा था, कमेंट, लाइक, ये वो कुछ ना कुछ कर रहा था। मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, बट आई नो दैट डीपी, आई नो दैट नेम, आई सॉर्ट ऑफ नो दिस पर्सन कि अच्छा ये एक यूएक्स डिजाइनर है, और मैंने उसकी प्रोफाइल भी 1-2 बार देखी है, तो मुझे उसका काम का सॉर्ट ऑफ आइडिया है। तो इफ दैट पर्सन रीचेस आउट टू मी फॉर एनी हायरिंग और एनीथिंग एट कर्विट, आई वुड बी लाइक भाई मैं जानता हूँ तुझे, तू आजा, सीधे बात करते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती हैं।
तो यू हैव टू बी एक्टिव कि अपना कुछ-कुछ पोस्ट करते रहो, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि दूसरे के पोस्ट से ज़्यादा एंगेज करते रहो। पीपल हू मैटर इन योर इकोसिस्टम, कनेक्शंस इंक्रीज़ करते रहो, एंड आफ्टर दैट एट सम पॉइंट यू गेट एसिमेट्रिक रिटर्न जब नेटवर्क इफेक्ट्स एक्चुअली शुरू हो जाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं होगा और किसी इंपॉर्टेंट इंसान के साथ तुम्हारा एक म्यूचुअल कनेक्शन होगा और वो शायद तुम्हारी दुनिया बदल दे। यू आर डूइंग रियली गुड विद ऑल ऑफ दिस। एक कहानी ऐसी है जिसमें मैं मर गया था। ओके। हार्ट बीट थी मेरी। आई इन कॉलेज डेज आई यूज्ड टू हैव एंग्जायटी डिसऑर्डर एंड क्लिनिकल डिप्रेशन। तो वो 2 साल का मेरा बैटल था व्हिच सॉर्ट ऑफ एंडेड इन माय हार्ट बीट स्टॉपिंग। तो उसकी भी कहानियाँ हैं। उसके बाद इन्फोसिस टाइम पे भी कुछ कहानियाँ हैं जहाँ पे मुझे रास्तों पे सोना पड़ा था, और काफ़ी सारे मेजर ब्लंडर्स और बाकी चीज़ें भी हैं जो यूजुअल स्टोरीज़ में नहीं होती हैं। मतलब मैंने काफ़ी कमाल की स्टुपिडिटीज़ की हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कभी। बट वही है कि हर एक कहानी ना इतनी लंबी-लंबी है कि मैं इसे शॉर्ट में नहीं निपटा सकता अभी। कुछ ना कुछ हो जाता है और सब कुछ मतलब एक चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे हिसाब से मेरी लाइफ नहीं चली है। मेरे हिसाब से आई वाज़ सपोज्ड टू बी अ बिलियनेयर बाय 18 दिस एंड दैट और पता नहीं क्या। भाई इतनी कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है ना ऊपर वाले ने कि बोर नहीं होने देते। कुछ ना कुछ कमाल होता रहता है। इतने सारे मेरे पास इन्वेस्टर स्टोरीज़ है पिछले 6 से 7 महीने में कि जब मैं दूसरे वीसी से भी बात करता हूँ और उनको बताता हूँ मेरे साथ ये हुआ, वो मानते ही नहीं है कि भाई ये कैसा हो सकता है किसी इंसान के साथ, ये तो क्रेज़ी हो गया। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आप देने पाओ तो, मतलब सेशन एंड करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत स्टोरीज है बट स्टिल। Last piece of advice would be, and this is a blanket advice for everybody, not just anybody in corporate or startup world or anything else. It's a blanket advice, and that advice is कि don't buy the things that are being sold on social media. Social media is a lie. अभी मैं देखता हूँ कि हर इंसान ना काफ़ी ज़्यादा एंग्जायटी और चीज़ों इन लो फीलिंग्स में जी रहा है कि यार इसने ये अचीव कर लिया। लिंक्डइन खोलो तो हर इंसान प्रोग्रेस ही किए जा रहा है लाइफ में। इंस्टाग्राम खोलो तो हर इंसान कोई ये खरीद रहा है, कोई वो कुछ कर रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा बॉम्बार्डेड फील करता है एक एवरेज इंसान आज के टाइम में कि मैं कुछ इनफ कर ही नहीं रहा हूँ। इवन इफ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एट अ ग्रेट कंपनी, तो मैं ऐसे कॉन्स्टेंटली प्रेशर फील होता है और फोमो फील होता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ना मैं इतने एक्सोटिक वेकेशंस पे जा रहा हूँ, ना मैंने कोई खतरनाक सी कार खरीदी है या कुछ किया है, कुछ किया है। मोस्ट ऑफ इट इज़ अ लाई और तुम्हारी टाइमलाइन तुम्हारे हिसाब से चलती है। कंपेयर मत करो। और मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है। मैं खुद को काफ़ी बार कंपेयर करता हूँ। जेलसी, एनवियस, ये सारे इमोशन से मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर हूँ। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ हैव गुड कंट्रोल ओवर इट, एंड यू शुड टू। जो भी चीज़ें हैं, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें नॉइज़ हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें फेक होती हैं, कुछ असली भी होती हैं, बट अपने-अपने टाइमलाइन पे चल रहे हैं सब। सो अनड्यू प्रेशर मत लो। स्ट्रेस और प्रेशर उन चीज़ों में लो जो तुम्हें पैशनेट फ़ील करते हो जिन चीज़ों के बारे में, जिसमें मज़ा आने वाला है करके। और इन द एंड लाइफ इज़ जस्ट अबाउट कलेक्टिंग एक्सपीरियंसेस और वो अपने हिसाब से, अपने रेट पे, अपने टाइमलाइन पे होगा। सो कभी भी प्रेशर इस वजह से नहीं आना चाहिए कि इस इंसान ने ये अचीव कर लिया या फिर इस जगह मैं देख रहा हूँ कि हर इंसान ऐसा कुछ कर रहा है और मैं पीछे रह गया। तुम नहीं रह गए पीछे। बहुत सारी कमाल की स्टोरीज़ और चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं तुम्हारे लाइफ में, और जब तुम लुक बैक करोगे तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें तुम्हारी खुद की स्क्रिप्ट पढ़ के, आई प्रॉमिस यू। तो इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द लास्ट ब्लैंकेट एडवाइस फॉर एवरीबॉडी। ठीक, कैसा लगा पॉडकास्ट? ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा पॉडकास्ट, तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लर्निंग लगी हो, ठीक है, एक लाइक कमेंट करके बताना कि भाई तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगी। ठीक है, एंड तुम बताना कि अगला गेस्ट तुम्हें कौन चाहिए। वैसे तो लाइनअप बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत सारे पॉडकास्ट शेड्यूल्ड हैं, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो तुम ज़रूर बताना कि तुम्हें किसको देखना है अगले पॉडकास्ट में, हम उसको लाएंगे। ठीक है, एंड एक लाइक कमेंट कर देना, क्योंकि ये सब मैं अकेले ही मैनेज कर रहा हूँ। अकेली मेरी कोई टीम वीम नहीं है, सब कुछ अकेला, शूट वगैरह करना एंड देन एडिट वगैरह, ये बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सब है, ठीक है, वो अकेले मैनेज कर रहा हूँ। तो एक लाइक कमेंट कर देना उसके लिए। बाकी अगले हफ्ते मिलते हैं।